Hello, friends. This is P. Naresh Lakhani, and today I am going to talk about a very interesting topic which touches almost everyone or almost 70-80% of the urban population, which is allowance and deductions on salaries. तो learn करेंगे कौन कौन से allowance और deductions एक salaried person ले सकता है। और सैलरीड पर्सन के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आई नो बिजनेस के पास डिडक्शंस की ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। ऑलमोस्ट हर खर्चे को वो डिडक्शन ले सकता है, लेकिन सैलरीड पर्सन के पास भी आप आय लर्न करोगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि फॉर्म ITR-1 जो है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल इफ दे डोंट हैव एनी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और सम बिजनेस इनकम, तो नॉर्मली ITR-1 के अंदर फिट हो जाएंगे सारे सैलरीड क्लास वाले। तो सैलरीड जो क्लास का फॉर्म है ITR-1, वो कैसा लगता है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए हाउ इट लुक्स लाइक। तो सबसे पहले होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के अंदर आपकी जो नॉर्मल सैलरी आती है जो आपको कंपनी देती है, उसके अलावा परक्विजिट्स आते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। उसके बाद आप कोई एग्जम्पशंस ले लेते हैं या बेसिकली आपको अलाउंसेस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाउस रेंट अलाउंस वगैरह हो गया, तो वो कहीं ना कहीं से यहाँ से माइनस हो जाएगा, लेस। उसके बाद आता है जी स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है, यहाँ पर माइनस हो जाती है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो है यहाँ पे माइनस हो जाता है। और प्रोफेशनल टैक्स ज़्यादा स्टेट्स में नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स है महाराष्ट्र में है और बैंगलोर में है। ये दो स्टेट्स तो कंफर्म है, इन दोनों में है। तो जो भी आप देते हैं ये सब यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी आपको 50,000 की, और यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स जो आपने पे किया है यूजुअली 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होता और 2,500 से ज़्यादा नहीं होता। एंटरटेनमेंट अलाउंस वर्चुअली एप्लीकेबल नहीं हो पाता प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है जी। उसके बाद बाकी सारे हेड्स, टैक्सेबल हेड्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज जो है मैं सैलरी के ऊपर बात करने वाला हूँ। बट हाँ, आपके पास जो इंटरेस्ट इनकम FD या कुछ और अदर सोर्सेस होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो पहले ग्रॉस में आपका सैलरी ऐड हो जाएगी, माइनस आपके डिडक्शंस कुछ हो जाएंगी, मोस्टली जो अलाउंसेस होंगे स्टैंडर्ड और जो सेक्शन 10 के। उसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन है और प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपकी और सारे जो है अदर इनकम में आ जाएंगी, जैसे FD हो गया और इंटरेस्ट इनकम हो गया या डिविडेंड इनकम हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिट होंगी। उसके बाद जो नॉर्मली हम लोग डिडक्शंस लेते हैं, ATC की लेते हैं, ATD की लेते हैं, G की लेते हैं, इनके बारे में सबके बारे में, TTA की लेते हैं, DTP की लेते हैं, ये सबके बारे में बात करूंगा। तो ये माइनस करने के बाद जो आपको बचता है उसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। सो लेट अस स्टार्ट विद इनकम टैक्स अलाउंसेस एंड डिडक्शन। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं जो सैलरीड क्लास नॉर्मली ले सकते हैं। तो बहुत सारी, मैंने पहले ही बोला, बहुत सारी ऐसी डिडक्शन है जो आप ले सकते हो, और काफ़ी आपको जो इनकम है वो कम हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप 15 लाख रुपए तक कमाते हो तो 1/3 तो इजीली, अगर आप चाहो थोड़ा सा सही से प्लानिंग करो, सही इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको डिडक्शन मिल सकती है। तो जस्ट इमेजिन 1/3 आपका टैक्स जो है सीधा ऑफ हो जाएगा। और वो जो 1/3 ऑफ होता है वो ऊपर के ब्रैकेट से होता है। सो लेट अस से यू आर इन 30% प्लस 4% सरचार्ज, जिसको 31.2% कहेंगे। तो आपकी जो है कितना, आप इमेजिन करो कि ऊपर के ब्रैकेट में आपकी कितनी सेविंग हो जाएगी। तो 5 लाख के ऊपर अगर आपने डिडक्शन, 5 लाख की डिडक्शन आपने ले ली, तो लेट अस से मोर देन 1.5 लाख रुपए का टैक्स आपने बचा लिया। तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो है जो एम्प्लॉयज लेते हैं दैट इज HRA का मिसयूज भी होता है, लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। टू मी इट शुड नॉट हैपन, बट HRA सबसे कॉमन है जो अलाउंस मिलता है। हर कंपनी जो है जो आपको बेसिक सैलरी देती है उसके अंदर एक कंपोनेंट उसके ऊपर ऐड कर देती है HRA। दे HRA हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के लिए आपको ऑब्वियसली कोई रेंट रिसीट होनी चाहिए, किसी को एक्चुअली आपने रेंट दिया होना चाहिए, कोई ना कोई अगर एग्रीमेंट हो तो अच्छा है। और अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आप रेंट रिसीट साल की जमा करा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पैन नंबर भी लैंडलॉर्ड का आपके पास होना चाहिए। तो उस डिडक्शन के अंदर क्या प्रोविजन है कि आपको लोवेस्ट ऑफ द, ये तीनों का जो है लोवेस्ट, आपको जो लीस्ट है वो आपको डिडक्शन मिलेगी। एक तो आपको जो एक्चुअली मिल रहा है एम्प्लॉयर से, उसके बाद आपने रेंट पे
किया है जितना एक्चुअली -10% ऑफ द बेसिक पे, और उसके बाद जो है और 40% ऑफ द बेसिक प्लस डीए। डीए नॉर्मली मिलता नहीं है प्राइवेट कंपनीज में, तो मैं सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये तीनों का जो लोएस्ट है उसकी आपको जो है, अगर आप नॉन मेट्रो एरिया में रह रहे हो तो 40% होगा, और अगर आप मेट्रो एरिया से, जो चार हमारे मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो इसमें आपको बेसिक का 50% जो आप मिलेगा। सो लेटर से मैं आपको, टू मेक इट सिंपल, आपकी सैलरी अगर है 1 लाख रुपए साल की, और आपके पास तीन कंपोनेंट ही हैं, आपके पास है एक कंपोनेंट है आपका बेसिक सैलरी, लेटर से हाफ ऑफ इट 50% जो है, और आपको लेटर से 40% आपको मिल रहा है HRA, विच लेटर से 20,000 आपको हो जाएगा, और 30% अदर अलाउंस। तो उसमें आप लेके चलो, आपको मैक्सिमम आपको जो मिलेगा एक महीने का, या तो आपको 20,000 रेंट जो आपको एक्चुअली मिला है, ठीक है, 20%, और 20,000 विच इज 40% ऑफ द एक्चुअल बेसिक सैलरी। उसके बाद है आपने रेंट पेड, अगर आपने 25,000 रेंट पे किया है और आपकी बेसिक सैलरी है, आपको बताया था 50,000, तो 10% उसका माइनस करो तो 20,000 के 20,000 आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और या फिर 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इस केस में बाई चांस आपका जो है सब कुछ ही 20-20-20 बना, तो लीस्ट भी 20 बन जाएगा, लेकिन किसी सिचुएशन में आपका थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो लीस्ट ऑफ द थ्री जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद जो रिसेंटली 3-4 साल पहले शुरू हुई थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जब इन्होंने ली थी तो मेडिकल रीइंबर्समेंट होता था 15,000 का, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता था 19,200 रुपये का, वो उन्होंने हटा लिया था, तो आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने फायदा नहीं दिया था। तो लेटेस्ट से कितना हो गया, आपको 5,800 रुपये का एक्स्ट्रा आपको मिला था। उस समय 40,000 किया था, लेकिन अगले साल फिर उन्होंने बढ़ा के 50,000, तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने ऊपर आपको दिखाया था कैसे आपको मिलेगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये की मिलेगी एम्प्लॉय को। तो आपकी अगर टोटल साल की मान लो सिर्फ आपने 2 महीने काम किया, 50,000 आपको मिले हैं, तब भी आपको 50,000 ही मिल जाएगी आपको, तो आपको एक माइनस और हो जाएगा। LTA लीव ट्रेवल अलाउंस बड़ा कॉमन है, ट्वाइस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर आपको मिलेगा। और इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं, फूड एक्सपेंसेस या शॉपिंग वॉपिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कहीं नहीं मिलेगा। आपको इंडिया में ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो मिलेगा या तो रेलवे टिकट का मिलेगा, और या फिर आपको मिलेगा जो है एयर टिकट का, वो भी विद इन इंडिया। इसके अलावा आपको कोई होटल और या शॉपिंग या इधर उधर के घूमने का कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अगेन ट्वाइस इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर में मिलेगा, और अगर आपने मान लो 4 ईयर के ब्लॉक में एक बार भी नहीं लिया, तो अगले साल आपको जो नेक्स्ट ईयर है ब्लॉक ऑफ 4 ईयर का, उसके अगले साल जो है आपको एक और मिल सकता है। तो उस मतलब उस ब्लॉक में, अगले ब्लॉक में आपको 4 साल में 3 मिल जाएंगे, पहले साल के अंदर आप एक और आप LTA क्लेम कर सकते हो। तो अगेन इसमें जो है ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास, रेलवे टिकट, एयर ट्रैवल टिकट, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपने किया तो उसकी टिकट के ऊपर पैसे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है मोबाइल, मोबाइल रीइंबर्समेंट आपको मिल सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन लेगा गया जो आपने यूज़ किया मोबाइल, वो अपनी कंपनी के लिए यूज़ किया है, तो उसकी आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा। इंटरनेट वाला भी मिल जाता है, बुक्स, पीरियोडिकल, जर्नल्स, इन सब चीज़ों की भी आपको क्लेम टैक्स फ्री रीइंबर्समेंट मिल सकती है। ऑब्वियसली द अमाउंट हैज़ टू बी रीजनेबल। फूड कूपन का है ये, कई सोडेक्सो वगैरह कई कंपनी आपने देखी होंगी, 2 मील का 50-50 रुपये, 100 रुपये मील, और 22 दिन वर्किंग डेज के हिसाब से आपको 2,200 रुपये कंपनी दे सकती है, तो साल के आपको 26,400 रुपये यहाँ पे भी आपके बच सकते हैं। उसके बाद रीलोकेशन अलाउंस होता है, आप कहीं चले गए हैं किसी और सिटी में चले गए हैं, तो उसमें भी आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का, आपको एयर टिकट का या ट्रेन का टिकट का, इस तरह के कई सारे खर्चे जो हैं, और पहले 15 दिन रहने का जो है खर्चा, वहाँ का खाने पीने का और थोड़ा होटल वगैरह का, वो आपको मिल सकता है। आपकी कार दूसरी सिटी में ले गए और री रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी है, उसके कुछ चार्जेस हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको कोई रेंटल, आपने हाउस लिया है जिसके अंदर आप उसकी कोई कमीशन वगैरह दे रहे हैं, इस तरह से कोई नहीं मिलेगा। और अकोमोडेशन भी 15 दिन के बाद हुआ है, कोई अकोमोडेशन का आपको कोई
कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और कोई स्कूल में एडमिशन कराने के आपके खर्चा वर्चा हुआ तो उसमें भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन अलाउंस बड़ा छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपीज पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड आप लगा सकते हो, 2 चिल्ड्रन के लिए आप लगा सकते हो। 2400 रुपये का आपको वो भी डिडक्शन मिल जाएगी साल की। उसके अलावा जो बड़ी कॉमन है लोग लेते हैं, 80 CC, 80 CCC, 80 CC, D, इस तरह से कई तरह सेक्शन है। 80 सेक्शन 80 के अंदर कई सारे हैं जो आपको नॉर्मली डिडक्शंस मिल जाती हैं। 80C मोस्ट कॉमन है, इसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। यू हैव टू बी इंडिविजुअल और HUF। तो और उसके अलावा आपको NPS नेशनल पेंशन स्कीम की भी आपको मिल जाती है एडिशनल इन अबव, इन एडिशन टू 1.5 लाख। 50,000 आपने NPS में कोई वॉलंटरीली अपनी मर्जी से करा रहे हो तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और इसके अंदर क्या क्या क्वालिफाई करेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय पोर्शन होता है, PPF भी इसमें चल जाएगा, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन, ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रन और कंट्रीब्यूशन टू PPF मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। इस तरह से NSC, 5 साल के फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, NPS मैंने ऑलरेडी बोल दिया 50,000 में। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रिडक्शन आपको मिल जाएंगी। अगेन 1.5 लाख आपको मिलेगा 80C में मिलेगा, और 50,000 NPS का आपको दूसरे सेक्शन में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है ATD जो है आपका यूज हो जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल इंश्योरेंस, या कोई आपने चेकअप कराया है तो इंश्योरेंस का आपको 25,000 मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन आपकी फैमिली में नहीं है और आपने इंश्योरेंस दिया है, 50,000 आपको मिलेगा अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है उनकी इंश्योरेंस कभी हो गया है। 5,000 रुपये आपको मिल जाएगा चेकअप्स के लिए मिल जाएगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह का भी मिल जाएगा। लेकिन ये टोटल जो है सारा मिला के आपको ATD के अंदर, और ये इंडिविजुअल हेड्स के भी ये जो है इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो टोटल मिला के पूरे ATD में 50,000 रुपये आपको मिल जाएंगे सारों को मिला के। अगर आपने यहाँ 50,000 खर्च दिए तो बाकी वाले आपको नहीं मिलेंगे, या यहाँ 25 कर दिए तो बाकी यहाँ पे 25 ही बैलेंस आपको मिलेंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं जी अगला, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन काफ़ी लोग लेते थे पहले, तो अनलिमिटेड अमाउंट आप ले सकते थे, लेकिन कुछ साल पहले इसके ऊपर भी जो है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से इसके ऊपर भी 2 लाख रुपए की लिमिट लगा दी। अगर आप होम ओनर हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है आपका, तो उसमें भी आप 2 लाख रुपए की आप जो है सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। तो आपका माइनस जो ये भी आपकी डिडक्शन हो जाएगी। और अगर आपने रेंट पे दे रखा है तो आप रेंट में उसको माइनस कर सकते हो, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम जो है 2 लाख रुपए से जो ज़्यादा जो है आपको लॉस उसमें नहीं दिखा सकते आप इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अगर आपकी रेंटल इनकम लेटर से 5 लाख की है तो एक्सपेंस का जो है आप 2-2.5 लाख रुपए तक आप माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 8 लाख दे दिया इंटरेस्ट तो सिर्फ वहां पे आपका 5 होगा, फिर 2 ही और बचेगा, 1 लाख आपका बेकार चला जाएगा। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए अगर आपने अपने लिए लिया है या आपने किसी डिपेंडेंट के लिए, स्पाउस के लिए लिया है, तो उसमें ATE की मिल जाती है 8 साल, फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर्स आपको मिलेगी डिडक्शन इंटरेस्ट की, ओनली इंटरेस्ट की। जो आपने डिडक्शंस आपको इंटरेस्ट जो आपने पे कर रहे हो हायर स्टडीज के लिए, उसमें वो इंडिया के लिए भी हो सकता है, अब्रॉड के लिए भी हो सकता है। और हायर स्टडीज बेसिकली कॉलेज एंड ऑनवर्ड स्टडीज की बात हो रही है, और इसकी अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है ATG डोनेशंस क्या आता है। ATG में 2-3 कैटेगरी हैं। मोस्टली जो पब्लिक या गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर 100% भी है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, PM केयर में भी पिछली बार 100% था। सो यू हैव टू चेक। मोस्ट ऑफ द जो NGOs हैं उनके अंदर 50% की डिडक्शन, आप जितने पैसे दोगे 50% की डिडक्शन ही मिलेगी। उसमें भी एक और भी लिमिट आ जाती है कि नॉट मोर देन 10% ऑफ योर नेट टैक्सेबल इनकम, वो भी कहीं पे कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
उसके बाद आपने सेविंग इंटरेस्ट अगर आपने कमाया है, फॉर एग्जांपल आपने 15,000 साल का सेविंग इंटरेस्ट कमाया है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो ATTTA ऑप्ट कर सकते हो, इसमें आपको 10,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर आपने 15,000 कमाया है और आप नॉन सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, तो आपको 5,000 रुपये केवल टैक्स देना पड़ेगा, 15,000 माइनस ये डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपके FDs या किसी भी तरीके की और सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आपको सारा जितना भी है उसको 50,000 अप टू 50,000 रुपीज़ की आपको सीनियर सिटीजन आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो एडिशनल ये कह सकते हैं आपको 40,000 मिलेंगे। आप दोनों नहीं ले सकते, ATTTA और ATTTB जो है वो इकट्ठी 60,000 नहीं होगी, सिर्फ एक ही मिलेगी आपको। तो ये वाले हेड में आप ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन के ऊपर भी आपको जो है ATEE की मिल जाएगी, आपको डिडक्शन 50,000 रुपीज़ की मिल जाएगी। ठीक है, उसमें सॉरी आपको एडिशनल 50,000 की मिल जाएगी, जो मैंने पहले बात किया था 2 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको और मिल जाएगी 50,000 की, प्रोवाइडेड उसके अंदर कुछ कंडीशन है कि लोन अमाउंट जो है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ऊपर है। तो ये एक और एडिशनल आपको 50,000 रुपये की मिल जाएगी, इन एडिशन टू 2 लाख रुपीज़ मैंने पहले बात की थी इंटरेस्ट की। अब आ जाता है जी ATU। ATU नॉर्मली जो है डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड आजकल बोलते हैं, उन इंडिविजुअल्स के लिए, खुद के लिए है। उसमें आपको वेरियस कैटेगरी हैं, उसमें 75,000 और आपको 125,000 यानी कि 1,25,000 की मिल जाएगी, डिपेंड कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, आपको मिल सकती है। अगेन उसमें कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल, जो अथॉरिटी है वो आपको सर्टिफिकेट देगी कि आप कितने डिसेबल हैं। इसमें 2 कैटेगरीज अगेन 75 और 1,25,000 की। फिर इन एडिशन टू दैट अगेन सिमिलर टू डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड लोगों के लिए एक और है ATDD, लेकिन ये उनके डिपेंडेंट्स के ऊपर है, आपका बच्चा है, आपकी स्पाउस है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई ऐसा है, तो उसमें भी आपको जो है ना मिल जाएगी। उसमें 75,000 मिलेगी अगर डिसेबिलिटी इज बिटवीन लेट अस से 40% टू 80%। अगेन इसका सर्टिफिकेट होगा, कोई मेडिकल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी वही दे सकता है। और 125,000 जो है अगर 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी, तो ये जो है आपको। लेकिन ये वाली जो थी ATDD और यू में फ़र्क ये था कि ये डिपेंडेंट्स के लिए थी और ATU आपके लिए थी। आप के घर में भगवान ना करे आप खुद डिसेबल्ड है और आपका बच्चा भी डिसेबल्ड है, दोनों आप ले सकते हैं। बट अगर बच्चा जॉब कर रहा है और बच्चा अपने लिए ATU में जाके ले रहा है, तो फिर आपको जो है वो बच्चा, फिर वो बच्चे की आपको नहीं मिल सकती। बच्चा इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो कमा रहा है, तो ये नहीं है कि वो बच्चा भी ले रहा है 75,000 या 1,25,000 की और आप भी ले रहे हो उसी चीज की उसी बच्चे के लिए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये था मोस्ट ऑफ द डिडक्शन। तो अगेन सैलरीज डिडक्शंस आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, मैं जस्ट समराइज कर दूंगा। पहले आप टोटल सैलरी ऐड करोगे जो आपको नॉर्मल सैलरी मिलती है या कुछ परक्विजिट्स है, फिर उसमें से आप माइनस करोगे HRA, फिर उसके बाद आप माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर उसके बाद आप सेक्शन 80 की डिडक्शन ले सकते हो। और करते करते जो आपकी बचेगी टोटल मिला के अदर इनकम वगैरह सब ऐड करके जो है नेट टैक्सेबल इनकम होगी, फिर उसके ऊपर आपके स्लैब्स लगेंगे। एंड होपफुली विद प्रॉपर टैक्स प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप जो है कर रहे हैं जाके 31 मार्च को, नहीं, इसको आप बारे में सोचना पड़ेगा। आई वुड से फर्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आप सोच लो और आप इसके अंदर अपनी डिडक्शन की प्लानिंग कर लो, और फिर नॉट ओनली प्लानिंग और डिक्लेरेशन करो, आप एक्चुअली भी जो है उनके ऊपर खर्चा करो या उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, तभी ये हो पाएगा। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय, happy saving, and also please subscribe my channel if you like it and share it with your friends. Thank you.